नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे भारत के लोकतंत्रीय प्रणाली में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कोई संभावनाएं नहीं थी या कोई अंदाजा भी लगा नहीं सकता था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर? पहले आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो आज लोकसभा के गेट पर या लोकसभा की सीढ़ियों पर, जो हमारा लोकसभा है, संसद भवन है, उसकी सीढ़ियों पर सांसदों में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन लोगों में धक्का मुक्की हो जाती है, जिसमें आरोप लगते हैं कि राहुल गांधी के धक्के से गिरकर कई बीजेपी के सांसद जो हैं उनके सर में चोट आई है, किसी को मतलब आईसीयू में भर्ती करने की नौबत आ गई है। क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करेंगे जो हमारा मेन उद्देश्य है परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो उसकी बात करेंगे कि संसद में जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है इसमें एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आया हुआ है। ये आया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कल अपना संबोधन दिया था और उस संबोधन में उन्होंने कुछ बातें कही थी जिसे विवादित माना गया है और उसी को लेकर आज कांग्रेस और अन्य कांग्रेस समर्थित दलों ने प्रदर्शन किया था और जिसमें बीजेपी सांसदों और कांग्रेस और अन्य यानी इंडिया गठबंधन के सांसदों में कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हुई, जिसमें राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इसमें टारगेट किया जा रहा है। और राहुल गांधी धक्का दिए थे या नहीं दिए थे ये तो अब जांच का विषय है और जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि राहुल गांधी के धक्के से कई सांसदों को चोट आई है, जिसमें प्रताप सारंग जो हैं उनके सर में चोट आई है। वो काफ़ी उम्रदराज है और वो सारी चीज़ें हैं। राहुल गांधी उनके पास भी जाते हैं जब उनको चोट लगी होती है तो वो कहते हैं कि मैंने आपको नहीं धक्का दिया, आपने मुझे धक्का दिया। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने ही मुझे धक्का दिया। खैर, अगर राहुल गांधी को धक्का दिया गया होता तो राहुल गांधी गिरे होते, चोट लगती, लेकिन प्रताप सारंग को चोट लगी है और ये मीडिया में आ रही है, वीडियोज़ भी आपको दिख रहे हैं। हमने भी शॉर्ट वीडियो में ये डाला हुआ है जिसे सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने देख लिया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अमित शाह का क्या वो भाषण था जिसको लेकर राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने का जो नियम था वो लागू हुआ है या विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया। राज्यसभा के नियम 187 से 203 तक विशेषाधिकार हनन नियमों पर चर्चा की गई है। पहले नोटिस पेश करने का प्रावधान गंभीरता के मद्देनजर सभापति दे सकते हैं। प्रस्ताव लाने की इजाज़त सदन में होगी चर्चा और विशेषाधिकार समिति के पास भेजना होगा इसे, और हनन पर सुनवाई के बाद ही फैसला होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में टिप्पणी की गई थी। इसमें कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस मामले में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने का नोटिस भी दिया है। इससे पहले टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अमित शाह से माफ़ी की मांग भी की है। हालांकि भाजपा ने इस मुद्दे पर अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को ही घेरा है। खैर, अमित शाह और जो लोगों के द्वारा बातें कही जा रही हैं उन सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो अमित शाह के जो भाषण है उनकी क्लिप काटी गई है, ये तो क्लियर है। जब आप पूरा भाषण सुनेंगे तब आपको समझ आएगा। भाषण में उन्होंने ये कहा है कि बार बार अम्बेडकर का नाम क्यों लेते हैं, इतना भगवान का नाम लेते तो आपकी 7 पीढ़ियाँ या जो भी अच्छे से रहती हैं, जो भी चीज़ें हैं उनकी, उन्होंने कहा। लेकिन वहाँ पे उसके आगे भी कई चीज़ें कहीं, लेकिन इतनी चीज़ को काट कर प्रमोट किया गया टॉप ट्रेंडिंग में। इंडिया में अमित शाह इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अम्बेडकर के अपमान की बातें की जा रही है। यानी कि खड़गे की अगर हम बात करें कि पहले जो नियम है इसमें जो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार का जो हनन कार्रवाई की बात की जा रही है, इसमें सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 188 के तहत इनको नोटिस दिया गया है। और गृह मंत्री ने सदन में जो टिप्पणी की है वह भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार BR अम्बेडकर का स्पष्ट रूप से अपमान है, खड़गे ने ये कहा। और खड़गे के मुताबिक गृह मंत्री ने ये कहा था, यानी कि जो हमारे देश में विपक्ष के नेता हैं, सदन के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे,
उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने क्या कहा था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात अगर हम सुने तो कह रहे हैं कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने इसे ही संविधान रचयिता का अपमान करार दिया है। खैर, संसद में हो रहे इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह जानना अहम है कि आखिर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव क्या होता है, इसका नोटिस कौन और किन परिस्थितियों में दे सकता है, और इस नोटिस को देने के बाद की क्या प्रक्रिया है, जिसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया, उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, ये जानने की कोशिश में हम लगे पड़े हैं। संसद की स्वायत्तता, महानता और सम्मान बनाए रखने के लिए यह अहम है कि संसद और उसके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जिसके जरिए वह अपने काम काज को निर्बाध रूप से बिना किसी डर या दबाव के कर सके। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद और सांसदों के विशेषाधिकार की शक्तियों का जिक्र है। इसके तहत संसद के दोनों सदनों, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संसद में बोलने की पूरी स्वतंत्रता होगी। सांसदों को संसद में अपने कर्तव्यों को लेकर दिए किसी बयान या किए गए किसी कार्य के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट मिल सकती है। इसका सीधा मतलब है कि संसद के सदनों में कही गई किसी भी बात या राय के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं समझा जाता है। इतना ही नहीं, संसद सत्र के दौरान वे न्यायालय में लंबित मुकदमे में पेशी से भी इनकार कर सकते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो इस विशेषाधिकार के चलते ही सांसदों को संसद के अंदर कई तरह के ऐसे अधिकार मिलते हैं जिससे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। हालांकि विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना दो ऐसे पक्ष हैं जिनसे सांसदों को ये जो अधिकार है उन्हें भंग कर दिया जाता है। संसद में क्या है सांसदों के विशेषाधिकार? तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संसद में बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में बातें कह सकते हैं। सांसदों को संसद में अपने कर्तव्यों को लेकर दिए गए किसी बयान या किसी कार्य के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट मिल जाती है, इसीलिए ये कुछ भी कर देते हैं। संसद के सदनों में कही गई किसी भी बात या राय के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं समझा जाता है, नहीं होता। ये संवैधानिक रूप से इन्हें अधिकार है, ये कुछ भी कह देंगे, कर देंगे, इन्हें कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। हाँ, वहाँ के अपने जो नियम है उन नियमों के तहत इन पर कार्रवाई होती है। सांसदों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं उन्हें तब तक ही लागू माना जाता है जब तक वह संसद या सदन के हित से न जुड़े हों। यानी सांसद सदन की परवाह किए बगैर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई सदन में झूठ बोले या सदन को बहकाने का काम करे, यानी जानबूझकर जानते हुए कोई झूठ बात बताए या देश को गुमराह करे, तो इसे विशेषाधिकार का हनन माना जाता है। ये लाया कैसे जाता है? तो लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य अध्यक्ष, यानी कि जो सभापति होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष जिनका चुनाव होता है और चुनकर वो अध्यक्ष बनते हैं। तो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं। इनमें से सभापति की मतलब अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से ऐसा कोई भी प्रश्न उठा सकता है जिसमें उसे लगे या लगता हो कि किसी सदस्य या सभा या किसी समिति के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। नियमों के तहत लोकसभा या राज्यसभा में सदन का जो भी सदस्य विशेषाधिकार हनन से जुड़ा प्रश्न उठाना चाहता है उसे इसकी सूचना लोकसभा राज्यसभा के महासचिव को देनी होती है। इस मामले में अगर प्रश्न किसी साक्ष्य पर आधारित हो तो सूचना के साथ साक्ष्य भी मुहैया कराने होते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रश्न का हाल ही की घटना से जुड़े होना भी जरूरी होता है। लोकसभा या राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने के बाद अगर इस पर अध्यक्ष सभापति सहमति जताते हैं तो सदन में उस सांसद का नाम पुकारा जाता है जो प्रश्न उठाना चाहता है। इसके बाद संबंधित सदस्य मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। हालांकि अगर अध्यक्ष या सभापति को लगता है कि संबंधित नोटिस विशेषाधिकार हनन की बातों को पूरा नहीं करता है तो वह नियमों का हवाला देते हुए इसे सहमति देने से इनकार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अध्यक्ष सभापति को लगता है कि यह विषय गंभीर है तो वह सदन में प्रश्नकाल खत्म होने के बाद इसे उठाने की अनुमति दे सकते हैं। जब भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है तो इसे उस सदन के अध्यक्ष सभापति के पास भेजा जाता है। राज्यसभा के मामले में सभापति चाहे तो इसे सदन के सामने भी रख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हुए इस पर आपत्तियां मांग सकते हैं। अगर सदन में 25 सांसद इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हैं तो उस स्थिति में सभापति से नोटिस में लेते हैं कि कुछ लोगों को प्रस्ताव पर आपत्ति भी है। अगर सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन का प्रश्न
उठाने का विरोध होता है तो सभापति उन सांसदों को खड़े होने के लिए कहते हैं जो इसकी अनुमति चाहते हैं। अगर इस पर 25 या उससे अधिक सांसद खड़े होते हैं तो सभापति इसे पेश करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन अगर संख्या 25 से कम होती है तो वो अनुमति नहीं देते हैं। विशेषाधिकार हनन मामलों में स्पीकर यानी कि सभापति क्या करते हैं? तो विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों में इसे संबंधित सदन, लोकसभा या राज्यसभा, जहां भी इस प्रश्न को उठाया गया है, कि अध्यक्ष या सभापति की तरफ से देखा जाता है। वे देखते हैं कि प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार मामला बनता भी है या नहीं बनता है। इसके बाद सदन के अध्यक्ष सभापति इन आरोपों को परखते हैं। जब उन्हें प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता है कि यह मामला विशेषाधिकार हनन से जुड़ा है तो विशेषाधिकार हनन के मामले को सदन की विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाता है। यह समिति तय करती है कि सांसद की तरफ से विशेषाधिकार हनन किया गया है या नहीं किया गया है। राज्यसभा के मामले में विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार और निर्णय या तो सीधे सभा की तरफ से किया जाता है या सभापति इसे जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। अगर सभापति की तरफ से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को अनुमति दे दी जाती है तो संबंधित सदन विशेषाधिकार से जुड़े प्रश्न पर विचार करता है। इसके बाद सवालों को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है। नियमों के मुताबिक राज्यसभा सभापति की तरफ से विशेषाधिकार से जुड़े किसी भी सवाल को जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। यह समिति सौंपे गए हर प्रश्न की जांच करेगी और सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर निर्धारित करेगी कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उसका स्वरूप क्या है और किन परिस्थितियों में हुआ है। यह समिति मामले में सभी पक्षों को सुनती है, मामले में और सबूत हासिल करती है या जिन संबंधित लोगों को बुलाना होता है उन्हें बुलाती है। जांच पूरी करने के बाद समिति अपने विवेक के आधार पर सिफारिश करती है। समिति नियमों के अधीन रहते हुए यह राय भी दे सकती है कि उसकी सिफारिश को किस तरह लागू किया जाए। नियमों के मुताबिक राज्यसभा के सभापति विशेषाधिकार समिति या इससे जुड़े किसी भी मामले में अपनी राय दे सकते हैं। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को जब संबंधित सदन में पेश किया जाता है तो इस पर चर्चा होती है और इस चर्चा के आधार पर ही सदन निर्णय लेता है कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। राज्यसभा के पूर्व महासचिव वीके अग्निहोत्री की अगर हम बातों को माने तो बताते हैं कि विशेषाधिकार हनन के तहत संविधान में सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि जब भी संसद के किसी सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है तो ऐसा करने वाले सदस्य को संदेश दिया जाता है कि उनका कृत्य गलत था, यानी एक तरह से गलती का एहसास उनको कराया जाता है जिससे वो भविष्य में कोई भी ऐसी बातें ना करें। संसद के शीत सत्र में कई सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस आ चुका है। भाजपा सांसद किरण रिजिजू के खिलाफ पिछले हफ्ते ही टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने इससे जुड़ा नोटिस दिया था। रिजिजू ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर हमला बोलने वाले विपक्षी दल के सांसदों को लेकर कहा था कि वे सदन के सदस्य के होने की योग्यता ही नहीं रखते या योग्य नहीं। इसके अलावा कांग्रेस नेता हेबी ईडन ने भाजपा सांसद संबित पात्रा के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया था। पात्रा ने राहुल गांधी को देश का गद्दार बता दिया था और उन पर जमकर निशाना साधा था। इस पर कांग्रेस का कहना था कि भाजपा सांसद ने पूरी तरह से अपमानजनक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर स्पष्ट रूप से संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा भाजपा के ही सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ भी एक ऐसा नोटिस आ चुका है। तो ये रही अभी तक की वो बात जिस बात को बताने की लिए हमने ये सेशन ही लिया था, यानी कि विशेषाधिकार के बारे में। थोड़ी बात करते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हमने की है। तो एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए बिल की समीक्षा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बन चुकी है। जेपीसी में दोनों सदनों के सांसदों को शामिल किया गया है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी भी शामिल है। लेकिन क्या है जेपीसी और अगर इसके सदस्य एक फैसले तक नहीं पहुंचते हैं तो क्या हो सकता है? और एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पेश होने के बाद जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है तो क्या ये लागू होगा या नहीं होगा? सरकार ने एक देश एक चुनाव बिल को सदन के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा है। यह एक विशेष कमेटी होती है जिसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों की जांच के लिए खुद संसद ही बनाती है। जेसीपी खासतौर पर विधेयकों या पैसों की बड़ी गड़बड़ी के आरोपों को देखती है, जिसकी जाँच करती है। जेपीसी में दोनों ही सदनों के सदस्य शामिल होते हैं जो लगभग सभी पार्टियों के रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, यानी कि जो जेपीसी समिति बनी होती है इसमें सभी पार्टियों के एक तरह से कहा जाए कि एक्टिव लोगों को इसमें रखा जाता है जिससे वो देश की समस्याओं को सुलझा सकें। ये कमेटी एक तरह से उन मुद्दों पर रिसर्च करती है और रिपोर्ट बनाती है जिसका आगे चलकर देश पर लंबा असर हो सकता हो। ये अमूमन उन विधेयकों, नीतियों या
मुद्दों की जांच के लिए तैयार की जाती है जिनकी जांच सामान्य संसदीय प्रोसेस से मुमकिन नहीं है। फाइनेंशियल अनियमितता के अलावा ये सरकारी कामकाज में बड़ी गड़बड़ी की भी जांच कर सकती है, लेकिन हर बार कमेटी एक खास एजेंडा के साथ तैयार होती है और उसे उसी की जांच तक सीमित रहना होता है। फिलहाल एक देश एक चुनाव पर जांच कमेटी बनी है। इससे भी मामले के महत्व का पता चलता है कि ये बड़ा मामला है, देश से जुड़े हुए चीज़ों से मामला है। जेपीसी के गठन की प्रोसेस तब शुरू होती है जब संसद के एक सदन में इस तरह का प्रस्ताव पेश किया जाए और दूसरा सदन हामी भरे। जेपीसी के सदस्यों का चयन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होता है। एक पार्टी से कितने सदस्य होंगे ये उसकी कुल सदस्य संख्या पर तय करता है, लेकिन एक नियम ये भी है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या हमेशा राज्यसभा सदस्यों की संख्या से 2 गुनी होती है। फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी। कमेटी अस्थायी बॉडी है जो मकसद पूरा होते ही खत्म कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मौखिक और लिखित दोनों ही तरह से दस्तावेज सदन से मांग कर सकती है। इसके अलावा ज़रूरत पड़े तो यह संस्थान या लोगों को जांच के लिए बुला भी सकती है। अगर कोई संस्था या शख्स इससे इनकार करे तो इसे संसद की अवमानना माना जाता है। जेपीसी को अपनी जांच के दौरान काफ़ी सारी शक्तियां मिली होती हैं। यह गवाहों को तलब कर सकती है, सबूत मांग सकती है, साथ ही मामले से जुड़े किसी भी तरह के दस्तावेज भी डिमांड कर सकती है। ये सरकारी अधिकारियों समेत किसी भी ऐसे शख्स को जांच के लिए बुला सकता है जो इससे संबंधित माना जाए। अगर कोई जांच का हिस्सा बनने से इनकार करे तो उसे गंभीर नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन जेपीसी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक नतीजे तक पहुंच सकती है। सबूतों को लेकर या किसी भी तरह के विवाद के हालात में समिति के अध्यक्ष का फैसला आखिरी होता है। वैसे तो कमेटी का फैसला गोपनीय होता है, लेकिन अगर वो चाहें तो इसे सार्वजनिक करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, खासकर अगर वे पब्लिक इंटरेस्ट के हों। कुछ मामलों में सरकार को जेपीसी की रिपोर्ट को रोकने का हक है अगर उसे लगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो यह अगर यह विधेयक कमेटी से मंजूरी पा जाए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि अगर जेपीसी इसको मंजूरी दे देती है तो ये कानून बनकर भारत में लागू हो जाएगा, उसके प्रोसेस में आगे बढ़ जाएगा। देश में कई बार जेपीसी की समिति बनाई गई थी कई मौक़ों पर। जैसे अगर हम बात करें बोफोर्स तोपों की खरीद में करप्शन और दलाली के आरोपों की जाँच करने के लिए विपक्ष में रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। हर्षद मेहता के शेयर बाजार में की गई धोखाधड़ी और बैंकों के रोल की जांच के लिए कमेटी ने वित्तीय सिस्टम में सुधार की सिफारिश की थी। साल 2003 में कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक होने के आरोपों की भी जांच की थी। वहीं 2G स्पेक्ट्रम जो एक बड़ा मुद्दा था में गड़बड़ी होने की भी जांच रिपोर्ट में कम्युनिकेशन नीति में ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर जेपीसी कार्य करती है। थोड़ा सा आपको धक्का मुक्की वाली बात बता दें जो आज सुबह सुबह देखने को मिली है हमारे देश के उस मंदिर में जिस मंदिर में कहा जाए तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी इसमें चोटिल हुए हैं। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर आकर गिर गया। सारंग मीडिया के सामने भी आए जब उनके सिर से खून निकल जाता। सारंग के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को RML हॉस्पिटल में उस समय भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी है, उन्हें ICU में रखा गया है। प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग रही थी, उनका घाव भी गहरा था, इसलिए टाँके लगाने पड़े हैं। वहीं मुकेश राजपूत बेहोश हो गए थे, अब उन्हें होश तो आ गया है लेकिन चक्कर आ रहे हैं, उनका BP भी बढ़ गया है। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज कौन है आपको जानना चाहिए, ये सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तो सुषमा स्वराज कौन थी, उनके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राहुल गांधी पर FIR दर्ज की गई। FIR सिर्फ भाजपा के द्वारा ही नहीं करवाई गई, कांग्रेस के द्वारा भी करवाई गई। यानी कि भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर FIR दर्ज कराई। राहुल गांधी के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ उसकी अगर हम चर्चा करें तो धारा 3(5) यानी कि 3 ब्रैकेट में 5 कर सकते हैं या अंगा कह सकते हैं, ठीक है। धारा 3 अंगा सामूहिक अपराध, धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना। यानी कि राहुल गांधी की खुद की सुरक्षा भी तो है भाई, देश के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, 2 से 3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में गए या लोगों के बीच में गए। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो देश की सरकार को जवाब देना पड़ जाता।
तो इसलिए इन पर धारा 125 लगाया गया है, यानी कि अपनी सुरक्षा को इन्होंने जानबूझ के खतरे में डाला। धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना, धारा 351 धमकी देने के लिए, ये सब चीज़ें इन पर लगा। वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की और खराब व्यवहार किए जाने की शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं जब राहुल से धक्का मुक्की के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकाया और धक्का मुक्की की। संसद के मेन गेट मकर द्वार का घेराव करके उन्हें संसद में एंट्री करने से रोक दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बातें की। उन्होंने कहा कि मेरे और प्रियंका के साथ धक्का मुक्की की गई। खड़गे ने कहा कि धक्का लगने से उनके घुटने में चोट आई है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दे दी गई, जिसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों से फ़ोन पर बात की और उनका हाल चाल भी जान लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बताया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या ज़रूरत है? उन्हें कराटे क्या दूसरों को मारने के लिए सीखा है या उन्होंने सीख लिया है? और बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें भाजपा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अपनी शिकायतें भी की हैं। और घटनाक्रम यही होता है कि इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान अंबेडकर जिन पर अमित शाह का बयान था उसकी निंदा की जा रही थी इंडिया ब्लॉक के द्वारा, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर धक्का मुक्की शुरू होती है और फिर दो लोग गंभीर रूप से चोटिल भी हो जाते हैं। प्रताप सारंगी के बारे में मैंने एक बार बोला था कि अगर इन्हें देश का प्रधानमंत्री कभी बना दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्हें ओडिशा का मोदी भी कहा जाता है। प्रताप सारंगी 2019 से सांसद हैं, बालासोर ओडिशा से हैं। इनकी उम्र 69 साल है। साइकिल से चलते हैं, सादगी की वजह से ओडिशा के मोदी कहे जाते हैं। अमित शाह का जो डायलॉग था राज्यसभा में 17 दिसंबर 2024 को शाम 7:45 पर, विषय था संविधान पर चर्चा, और उन्होंने कहा कि मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें की। कहीं ना कहीं से मनुष्य और भगवान से रिलेटेड भी किया गया है कि अंबेडकर भगवान नहीं है, और इस प्रकार से उनके नाम का मिसयूज करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ऐसा उनका कहना था। अगर हम कुछ अम्बेडकर विवाद पर सुर्खियों की नज़र डालें तो 17 दिसंबर से लेकर आज 19 दिसंबर तक क्या क्या घटनाक्रम हुए। तो 17 दिसंबर को अमित शाह ने अपनी बातें कहीं, कहाँ पे? राज्यसभा में। 17 दिसंबर की 10:30 बजे के आसपास विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पोस्ट आता है। वो कहते हैं कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होती है। वहीं 18 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। उनकी इस्तीफे की मांग इन्होंने की और देश की जनता से माफ़ी मांगने की बात कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट पर 6 पोस्ट डाले। 18 दिसंबर दोपहर करीब 12:56 पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अंबेडकर पर नाटक कर रही है। नेहरू ने चुनाव में अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था, उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार किया। शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। वहीं 18 दिसंबर के 2:30 बजे के आसपास ममता बनर्जी टीएमसी सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा वालों का मुखौटा उतर गया है। अगर उनका 400 सीटों का सपना पूरा हो जाता तो वे अंबेडकर के योगदान को पूरी तरह मिटाने के लिए इतिहास को फिर से लिख देते। वहीं 18 दिसंबर को 4:30 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे और मोदी और शाह एक दूसरे के पापों और बातों का बचाव करते हैं। अगर मोदी अंबेडकर की इज्जत करते तो रात 12 बजे से पहले गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त कर देते। वहीं फिर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सफाई दी कि संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। खड़गे जी इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें आनंद हो रहा है तो शायद मैं दे भी दूं, पर उससे उनका काम नहीं बनता। अभी 15 साल तक उन्हें जहां है वहीं बैठना है। मेरे इस्तीफे से उनकी दाल नहीं गलने वाली है, ऐसा अमित शाह ने कहा। केजरीवाल ने भी अपनी बातें रखी 19 दिसंबर को। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू को उन्होंने लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर भाजपा ने कैसे किया। इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई। लोग चाहते हैं कि इस मसले पर आप भी गहराई से विचार करें, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें बहलाने की कोशिश हो रही है जिससे सरकार गिर जाए। और 19 दिसंबर यानी कि आज के दिन सुबह 11:15 पर संसद के बाहर इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई जिनमें प्रताप सारंगी घायल हो जाते हैं। सारंगी ने कहा था
कि राहुल गांधी की धक्का की वजह से उन्हें चोट लगी है। एक दूसरे सांसद को उन्होंने धक्का दिया और मुझे चोट लगी। तो ये अब तक की लोकसभा की बड़ी कार्रवाइयाँ थी, जिसमें हमने आपको अमित शाह के बयान और राहुल गांधी के द्वारा जो कृत्य किया गया या राहुल गांधी के ऊपर जो हुए उन सारी चीज़ों की बात की। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन की भी चर्चा हमने की डिटेल में। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।